आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है ना। जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि गिवन द कंज्यूमर्स डिमांड फंक्शन डी इक्वल टू 50 पी टू द पावर माइनस 0.5 वाई टू द पावर 1.8 वेयर डी इक्वल टू डिमांड, पी इक्वल टू प्राइस, वाई इक्वल टू इनकम ना। द प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है कि डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और हमको निकालना है यहाँ प्राइस और इनकम एलास्टिसिटी। ठीक है, तो प्राइस एंड इनकम एलास्टिसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एलास्टिसिटी का फॉर्मूला पुट करना होगा। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है डिमांड फंक्शन और इसमें से निकालना है क्या है, एलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। देखिए, एलास्टिसिटी ऑफ प्राइस और एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों सेम होगा, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी एक्स बाई डी पी इंटू पी बाई एक्स। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर डी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बटा डी पी इंटू पी बटा एक्स। नेगेटिव होता है तो इसलिए इधर मोड हम लोग दे देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, डी सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी बाई डी पी। तो डी बाई डी पी क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा 0.5 50 पी माइनस 0.5 माइनस 1 वाई 1.8। तो यहाँ याद रखिएगा, इस केस में जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ घटा नहीं दीजिएगा, है ना। कभी घटाने के बाद फिर आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसको आप सीधा जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा 0.5 50। और यहाँ पर देखिए p माइनस 0.5 है तो एक माइनस को नीचे कर देते हैं। इसका कारण क्या है कि माइनस 0.5 और इसको हम सेपरेट p माइनस 1 लिख सकते हैं। तो p माइनस 1 को हम लोग 1 बटा p भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y 1.8। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये पूरा आपका कितना के बराबर आ गया, d के बराबर आ गया। ठीक है, तो d बाई डी पी इक्वल टू आपका कितना आ गया, माइनस 0.5 डी बटा पी। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूला से अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा कि माइनस 0.5 इंटू डी बटा पी गुने क्या हो जाएगा, p बटा डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, p बाई डी। ठीक है, तो ये डी कट जाएगा और ये p कट जाएगा। तो ईडी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 0.5। ये एक आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा था कि इनकम इलास्टिसिटी कितना होगा। तो इनकम इलास्टिसिटी के लिए भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई वाई इक्वल टू, देखिए इसमें आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इसमें क्या होगा कि डिमांड में जो चेंज होगा उसके आई में परिवर्तन के कारण, इसलिए यहाँ पर वाई बटा डी होगा। तो यहाँ पर डी पहले ये निकालना होगा, डी बाई डी वाई। तो ये डी बाई डी वाई करने के बाद वाई का होगा, पी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पावर सामने आ जाएगा 1.8 इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 पी का पावर माइनस 0.5। और यहाँ पर भी देखिएगा वही सेम रूल लागू कीजिएगा कि यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट घटा नहीं दीजिएगा। तो डी बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 और 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 पी का पावर 0.5 और y का 1.8 रखना है और इसको फिर नीचे -1 को y नीचे कर रख देना है ना। तो डी बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, d ऊपर वाला पूरा d के बराबर आ रहा है, जो d है वही चीज हमारा यहाँ पर d के बराबर है। तो ये d बटा y हो जाएगा। अब इस फार्मूला में पूरा पुट कर देना है, सॉरी ई फार्मूला में ई वाई का। तो ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी वाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.8 इंटू डी बाई वाई इंटू फिर ये वाला लिखना होगा y बटा डी। तो ये भी y कट गया, डी कट गया, तो ई वाई इक्वल टू क्या आ गया 1.8। अब वहाँ ऑप्शन में आपको देखना है कि ये 1.8 है ई वाई और ई पी कितना है माइनस 0.5। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो श्योर सी बात है, देखिए यहाँ पर भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब इधर हम मोड ले लेते हैं तो माइनस होगा, जब इधर मोड हम खोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, है ना।
कि ये पॉजिटिव आ गया 0.5 और 1.8, ठीक है। और अगर मोड लेके अगर हम करेंगे तो मोड लेके ये हमारा हो जाएगा कौन सा 4। तो इसलिए दोनों में गड़बड़ाने की बात नहीं है। तो अगर अगर मोड लेके लेते हैं तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, है ना। इस तरह का कंफ्यूजन रहता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देख के अपना करना पड़ता है। और इसका शॉर्टकट जो है ना, शॉर्टकट जो है आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा इसका पावर वाला केवल बचता है। तो अगर ईपी बोलेगा तो ये -0.5 आ जाएगा, है ना, मोड लेके। और ई वाई बोलेगा तो इसका पावर 1.8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप शॉर्टकट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन एज द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ ui वेयर u इज टोटल यूटिलिटी एंड x एंड y आर टू गुड्स कंज्यूम। द बजट कांस्टेंट इज गिवन एज c equal to px x plus py y where px and py are the prices of x and y respectively. The condition for maximization of utility. अब यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूटिलिटी दिया हुआ है, और ये आपका क्या दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कहाँ पर होगा। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होता है कि आपको अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा कि अगर आपको हिक्सियन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अगर कंडीशन पता होगा MRS x फॉर y इक्वल टू px बाय py, है ना। तो इसको इधर देख लेते हैं हम लोग। तो u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और px c इक्वल टू क्या है px x प्लस py y। तो यहाँ पर देखिए हिक्सियन का जब हम लोग देखते हैं तो हिक्सियन का कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो होता है वो क्या होता है कि स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ आईसी का क्या होता है MRS x फॉर y और बजट लाइन का क्या होता है px बाय py। तो यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। और यहाँ पर MRx y इक्वल टू क्या होता है MRS x फॉर y इक्वल टू क्या होता है MUx बटा MUy, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या du बाय dx बटा du बाय dy इक्वल टू px बाय py। तो देखिए यहाँ पर आपको u ना देके बल्कि क्या लिखा हुआ है df, है ना, ये फंक्शनल फॉर्म को दे रहा है df बटा dx फिर df बटा dy इक्वल टू px बाय py। ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा इस टर्म में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि df बाय dx बटा df बाय dy ये आना चाहिए और साथ में ऊपर में px बाय py आना चाहिए। तो देखिए ये बराबर है तो ये नहीं होगा, ये भी बराबर है ये नहीं होगा, ये तो इधर तो ठीक है MRS ठीक है x फॉर y, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया py बाय px है। तो यहाँ पर हमारा होना क्या चाहिए कि ये df बाय dx भागा df बाय dy इक्वल टू px बाय py। तो यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये कर्व दिया हुआ है ना, फॉर द डायग्राम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। कि जब हमारा ये क्या है अपवर्ड कॉनकेव है तो अपवर्ड कॉनकेव का कंडीशन क्या होगा, है ना, आपको मैथमेटिकली देना होगा। तो इसको देखने के लिए क्या करना होगा आपको यहाँ से एक टेंजेंसी लाइन खींचना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये इधर यहाँ का जो स्लोप है, स्लोप जो है और यहाँ का स्लोप दोनों में अंतर आ जाएगा कि ये जितना स्ट्रेट होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा, है ना। अगर इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये इधर से चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ का स्लोप ज़्यादा है और यहाँ का स्लोप आपका लेस है, लेकिन दोनों क्या है अपवर्ड कंडीशन है। तो पहला अगर ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगा पहला dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहला ऑर्डर हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 0 क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर कंडीशन जो है ये भी अपवर्ड ही है लेकिन यहाँ का स्लोप के मुताबिक यहाँ का स्लोप कम है, इसलिए दूसरा कंडीशन जो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये पहला वाला कर रहा है ना। कभी कभी इसको ऐसे भी दे सकता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी क्या है डी स्क्वायर वाई
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग एफ एक्स डैश भी लिखते हैं और इसको एफ डबल डैश भी लिखते हैं। तो कभी कभी इसको इस तरह से भी दे देगा, एफ डबल डैश इज लेस देन एफ सिंगल डैश। तो ऐसे भी क्वेश्चन में ऑप्शन दे सकता है ना, कि अगर दोनों, हाँ यहाँ का स्लोप ज्यादा है और यहाँ का स्लोप कम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोलता है, इफ x1 इज ए फंक्शन ऑफ p1 p2 एंड x2 इज ए फंक्शन ऑफ p1 p2, है ना, देन द टू कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट इफ, बोलता है दो कमोडिटी है, कौन सा है, x1 और ये है x2। अब बोलता है कि दोनों में हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होगा, ये मैथमेटिकल कंडीशन आपको दिखाना है। तो मैथमेटिकल कंडीशन दिखाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये बनता है। तो x1 इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, p1 p2, और x2 इक्वल टू भी है क्या, फंक्शन ऑफ p1 p2। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर हम लोग दो कॉम्बिनेटी ले रहे हैं x2 और x1, और जब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट को मानते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो सब्स्टिट्यूट में हम लोग क्या होता है कि जब x2 का लेंगे तो x1 को नहीं लेंगे, और जब x1 को लेंगे तो x2 को नहीं लेंगे, है ना। तो इसका प्राइस p1 है और इसका प्राइस p2 है, इसका प्राइस p1 है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक का प्राइस अगर ये बढ़ गया, है ना, तो श्योर सी बात है कि इसका डिमांड घट जाएगा। जब इसका डिमांड घटेगा तो इसका बढ़ेगा, क्योंकि दोनों सब की उपयोग कर सकते हैं। तो अब ये दोनों क्रॉस इलास्टिसिटी जो होगा या क्रॉस चेंजिंग जो होगा वो क्या है कि जब P2 बढ़ेगा तो हमारा x1 भी बढ़ेगा, मतलब दोनों के बीच क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। तो ये क्या हो जाएगा, dx1 बटा dp2 इज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा कि जब P1 का प्राइस बढ़ेगा तो x1 का डिमांड घटेगा। जब इसका डिमांड घटेगा तो इसके जगह पर कंपनसेट कौन करेगा, लेगा सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, x2। तो इसका भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, dx2 बटा dp1 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन यही कंप्लीमेंट्री गुड्स रहता तो ये dx1 बाय dp2 इज लेस देन 0 हो जाता, और dx2 बटा dp1 आपका ये भी लेस देन 0 होता। दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा ये दोनों कंडीशन आना चाहिए कि dx2 बाई dx1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और dx1 बाई dx2 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इस केस में हमारा कौन सा हो जा रहा है, देखिए ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0, ये नहीं होगा। ये भी लेस देन 0 है और ये लेस ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है, dx1 बाई dp2 इज ग्रेटर देन 0, ये फुलफिल कर रहा है, और dx2 बाई dp1 ये भी ग्रेटर देन 0, ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, dx1 dp2 ये लेस देन 0 है तो ये नहीं होगा, और ये भी लेस देन 0 है तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन वाला कब होता है, ये जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओपन इकोनॉमी मॉडल ऑफ इनपुट्स आउटपुट एनालिसिस इफ ए इज द इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड 1 minus a is a technological matrix, the following is the viability condition to be satisfied, कि इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स सॉल्व होगा या नहीं सॉल्व होगा, उसके लिए ये कंडीशन कौन कौन सा फुलफिल होगा। तो देखिए हम लोग इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइमन हॉकिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं, साइमन हॉकिंग कंडीशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, 1 माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कि 1 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, माइनर होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर 3 इंटू 3 है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और यहाँ पर कोई भी एक टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स होगा 0.2 0.3 0.4, है ना। तो ये जो इसको जब हम लोग हटाएंगे तो ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये डायगोनल जो होगा मैट्रिक्स का, मतलब कि 1 माइनस ए मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा, है ना, या माइनर जो होगा, ये हमारा क्या आना चाहिए, सब पॉजिटिव आना चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव आना चाहिए।
नॉन नेगेटिव और 1, मोर देन 1 भी नहीं आना चाहिए ना, लेस देन 1 होगा, हमेशा हमेशा 1 के बराबर आएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये कंडीशन फिट कर रहा है। तो देखिए पहला कंडीशन तो ये होगा, और दूसरा ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ द 1 माइनस ए मैट्रिक्स मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये भी हो रहा है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर हमारा मल्टीपल चॉइस तो नहीं है ना, कि ये भी तो हो रहा है, ठीक है, और ये दोनों नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, ये वाला ऑल प्रिंसिपल माइनर ऑफ द 1 माइनस ए मैट्रिक्स मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव कहेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो ये सब मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें हम लोग का ये होगा, ये तो उद्गम नहीं होगा। तो इसमें जब हम लोग नोट 0 करते हैं तो देखिए मैथ्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है, लेकिन इनपुट आउटपुट में नेगेटिव का कोई मायने नहीं होता है, हमारा नेगेटिव आउटपुट का भी नहीं होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब इस तरह का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा तो ये मैट्रिक्स आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनपुट कोफिशिएंट एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इंटरप्रेटेड एज इनपुट रिक्वायर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पर यूनिट ऑफ फाइनल डिमांड, है ना, कि इनपुट आउटपुट का कोफिशिएंट में कौन जो है वो फाइनल डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जब भी हम लोग देखते हैं कि x माइनस ए एक्स इक्वल टू एफ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा कॉमन आ जाता है, 1 माइनस ए बचता है इक्वल टू एफ। ठीक है, तो x का जो हम लोग निकालते हैं वैल्यू, वो सीधा सीधी कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, 1 माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/1 माइनस ए इंटू एफ। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो यही यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, सी नंबर।